ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि जो संपादकीय पाठ है, जो आपके एडिटोरियल होते हैं, वो आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी आप लोगों को यहां से मिलती है, तो ये जरूर पढ़ा करिएगा आप लोग। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। और देखिए ये आर्टिकल किसने लिखा हुआ है? योगी आदित्यनाथ साहब ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना। देखिए हमारा प्यारा भारत है, और इसमें आप देखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा। लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। सबसे ज्यादा राज्यों से लगती है इसकी सीमा। और 24 जनवरी 1950 में इसे राज्य बनाया गया था। आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? राज्यपाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उत्तर प्रदेश। तो प्रकृति और परमात्मा की असीम अनुकंपा से अभिसिंचित पुण्यभूमि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि का हमारा व्रत 7 साल पूर्ण कर रहा है। यानी कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने हुए 7 साल हो रहे हैं। 2017 में डबल इंजन की सरकार ने एक परिवर्तनकारी यात्रा आरंभ की, और जिसके परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश के देश के समक्ष सुशासन का अनुकरणीय मॉडल बनकर प्रस्तुत हुआ है। और इस विकास यात्रा में जिस प्रकार जनता जनार्दन का सहयोग प्राप्त हुआ है, और उससे यह विश्वास और दृढ़ हो चला और कि स्पष्ट नीति, साफ नीयत और प्रतिबद्धतापूर्ण नियोजन के सदप्रयास सुफलित अवश्य होते हैं। और उत्तर प्रदेश के सकारात्मक बदलाव के पीछे ट्रिपल सी, यानी कि आप देखिए इसमें कल्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स का मंत्र है। आज अयोध्या आप देखिए, काशी देख लीजिए, मथुरा जैसे सनातन आस्था के मानविंदुओं का यशगान पूरी दुनिया में हो रहा है। और इन पावन धर्म स्थलों में जिस तीव्र गति से विकास कार्य हो रहे हैं, वे प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति एवं दूरदर्शिता के बिना संभव नहीं थे। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद श्री अयोध्या धाम में भव्य दिव्य नव मंदिर में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पुनरुद्धार, विंध्य धाम कॉरिडोर, ब्रजभूमि, नैमिषारण्य धाम और सोरो सूकर जैसे आदि स्थलों के समग्र विकास के प्रयासों ने एक ओर आप देखेंगे, एक और जहां सनातन आस्था को सम्मानित किया है, वहीं उत्तर प्रदेश को भारत की सांस्कृतिक अवचेतना की हृदय स्थली के रूप में नई पहचान देते हुए धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में नवीन संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। और आपको बताऊं, धार्मिक पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी दे रहा है। और ये नए बनते अवसर आस्था, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास में मल्टीप्लायर का काम करने वाले टूरिज्म की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन एवं संस्कृति के क्षेत्र में नियोजित प्रयास किए गए हैं। और इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बनने की ओर अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश में जल, थल और नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। और आप देखेंगे कि 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 आप देखते हैं कि घरेलू उड़ान और हवाई अड्डे और एक मध्य प्रदेश है, और 6 एक्सप्रेस भी संचालित है। तो 7 निर्माणाधीन भी है। चित्रकूट लिंक, फर्रुखाबाद लिंक, पूर्वांचल से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए भी नए एक्सप्रेस बनाने का निर्णय लिया गया है। और देश का पहला इनलैंड वाटरवे हमारे प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत आज प्रदेश के अत्याधुनिक परिवहन सेवा से दुनिया का परिचय करा रही है। उत्तर प्रदेश के इस ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्मेंस स्पीड को पूरी दुनिया पहले बड़ी उत्सुकता से देख भी रही है और प्रेरणा भी ले रही है। और आप देखेंगे कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज 100 से साक्षात्कार कर रहा है और अपने टैलेंट, ट्रेडिशनल और पोटेंशियल को पहचान कर यह सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। यहाँ आस्था, परंपरा और विरासत का सम्मान है, तो अर्थव्यवस्था पर भी पूरा ध्यान है। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में राष्ट्रीय जीडीपी में 9.2% का योगदान कर रहा है। और बीते 7 वर्षों में राज्य की सकल घरेलू आय में दोगुने से अधिक वृद्धि हुई है। सुनियोजित प्रयासों का ही परिणाम है कि रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश की सशक्त पहचान बनी है, और जो यह दर्शाता है कि प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ा है। प्रति व्यक्ति आय में आप देखिए दोगुने से अधिक वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जी ने देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। और इस संकल्प से आप देखते हैं, इस संकल्प से जुड़ते हुए उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और विगत वर्षों में आप देखें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दुनिया भर से आप देखिए मिला 40 लाख
कितना 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव यूपी को निवेश के श्रेष्ठ गंतव्य और भविष्य के भरोसे के रूप में आप देखिए व्यक्त करता है। जीआईएस की सफलता के लिए एक वर्ष की अवधि के भीतर हमने 10.24 लाख करोड़ रुपए से अधिक की औद्योगिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी प्रारंभ कर दिया है। इतनी बड़ी राशि का निवेश हमारी युवाओं के सपनों को साकार करने में सहायक होगा। ग्राम हो या नगर, हर हाथ को काम मिलेगा, हर घर खुशहाली होगी। और बीते 7 वर्षों में 6.5 लाख युवाओं को पारदर्शी ढंग से सरकारी नौकरियां मिली हैं। दशकों से लंबे सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करते हुए 23 लाख हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त सिंचित भूमि का सृजन कर खेती की लागत में कमी और उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित की गई है। अब किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल भी नहीं देना पड़ता है। हमारे वादे, हमारे दावे, हमारी नीति, नियत और नियोजन की स्पष्टता हमारे महान पूर्वजों ने जिस राम राज्य की परिकल्पना की थी, आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वह साकार हो रही है एक तरह से। और आप देखते हैं कि हमारी नीतियां, विचारों का आधार यही राम राज्य, उज्ज्वला, सौभाग्य, पीएम आवास योजना, स्वनिधि, आयुष्मान, निःशुल्क राशन जैसे प्रयास जाति पंथ से परे समान भाव से सभी के जीवन में उजियारा भर रहे हैं। किसान सम्मान निधि हो या फिर आवास की किस्त, पेंशन हो या फिर स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ सामग्री की राशि, सब एक क्लिक पर डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पहुंच रही है। इससे लीकेज तो समाप्त हुआ ही है, ईज ऑफ लिविंग का संकल्प भी पूरा हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आज प्रदेश में खुले में शौच के देश दंश से मुक्त हो चुका है। यह शौचालय स्वच्छता, सुरक्षा और नारी गरिमा की मोदी की गारंटी के पूरा होने का प्रतीक है। हर घर में आप देखें नल से शुद्ध जल की आपूर्ति का स्वप्न आज यथार्थ बन रहा है। इस वर्ष के अंत तक प्रदेश के 2.65 करोड़ परिवारों को नल से जल की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और आज आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश इंसेफ्लाइटिस की पीड़ा से मुक्त हुआ है तो इसमें शौचालय और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता की सबसे बड़ी भूमिका है। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और 25 करोड़ प्रदेशवासियों के समेत प्रयास से आज उत्तर प्रदेश देश के श्रम शक्ति पुंज से अर्थ शक्ति पुंज बनने की ओर अग्रसर है। जो सपने प्रदेश ने देखे हैं वे साकार हो रहे हैं। जो संकल्प हमने लिए हैं उनकी सिद्धि हो इसके लिए हर प्रदेशवासी को एकजुट होकर अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। डबल इंजन सरकार बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे हर प्रदेशवासी को के सपने को साकार करने के लिए संकल्पित है। प्रभु श्री राम की कृपा हमें पर बनी रहे। लेखक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, अब आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ साहब ने ये लिखा है तो आप सभी जानते हैं कि उन्होंने अपनी कमियां तो नहीं बताएंगे। और मैं कहता हूं कि यही आप लोगों को स्मार्टगिरी थोड़ी दिखानी होती है। अब आप देखिए, इन्होंने लिखा है तो सरकार की तारीफ लिखी है, और आप देखते हैं कोई विपक्ष का नेता लिखेगा तो इनकी कमियां गिनाएगा आप लोगों को। तो अच्छाइयां आपको मालूम चल गई और कमियां आपको मालूम चल गई। अब देखिए, दोनों आप लोगों को पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट मिल गए आप लोगों को। परिवार की महत्ता समझता पश्चिम, और परिवार की महत्ता आप लोग भी समझा करिएगा। ज्वाइंट परिवार अच्छे होता है, बड़ा परिवार में कहता हूं अच्छा होता है। समझ रहे हैं आप लोग। भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर फिर से चुनाव मैदान में है। उनका सामना वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से। कहा जा रहा है कि ट्रंप चुनाव जीत सकते हैं। कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ट्रंप की तमाम प्रतिज्ञाओं में से एक है कि उन्हें अमेरिकी समाज में परिवार चाहिए। अमेरिका में परिवार की वापसी की मांग कोई नहीं है। इस मामले में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स एक ही विचार के देखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति अल गोर की पत्नी 1993 से परिवार की वापसी की मुहिम चला रही है। अल गोर डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं। वहां के समाजसेवी, मनोवैज्ञानिक, पुलिस अधिकारी, अध्यापक और यहाँ तक कि बहुत से डॉक्टर भी संवेद स्वर में कहते हैं कि मनुष्य के लिए परिवार बहुत जरूरी है। वह अकेला नहीं रह सकता। कुछ दिन पूर्व एक शोध में बताया गया कि अमेरिका में 4 करोड़ लोग अकेलेपन के शिकार हैं। अमेरिका की लगभग 34 करोड़ आबादी को देखते हुए यह बहुत बड़ी संख्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि WHO का कि अकेलापन दुनिया में सबसे बड़ी महामारी का रूप लेता जा रहा है। और WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आप लोगों को। और 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। और बच्चों के लिए परिवार की जरूरत सबसे अधिक बताई जा रही। कहा जा रहा है परिवार में रहते हुए बच्चे अपने मन की बात कह सकते हैं, बड़ों की सलाह उन्हें मिल सकती है। ऐसा ना होने पर भी तमाम तरह के अपराधों के शिकार होते हैं, अवसाद में घिरते हैं, नशे के जाल में फंस जाते हैं। जहां बच्चे अकेले हों वहां के समाज की लचर स्थिति की कल्पना की जा सकती है। और जिस परिवार को लेकर पश्चिम इतना ललायत है उस पर पलीता उसी ने लगाया है। पहले हर तरफ से परिवार को पीटा, तरह तरह के अतिवादी विचारों का डायनामाइट लगाकर उसे तहस नहस किया। अब कह रहे हैं कि परिवार चाहिए। काश पहले सोचा होता कि परिवार नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे। लेकिन अतिवादी विचारों का आकर्षण कुछ इसी तरह का होता है कि वह लोगों को जल्द अपनी गिरफ्त में लेता है।
और उसके आप देखते हैं कि दुष्परिणाम 50 से 100 साल बाद ही दिखाई देते हैं। इटली में प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी परिवार की बात करके ही अपनी राजनीतिक बढ़त ली थी। उनका तो नारा ही था कि मैं एक आत्मनिर्भर स्त्री हूं, लेकिन मैं एक मां हूं और ईसाई भी हूं, और यानी आत्मनिर्भरता, परिवार और आपकी आस्था या धर्म एक साथ चल सकते हैं। अमेरिका के साथ पूरे यूरोप में इन दिनों परिवार की बातें हो रही हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि परिवार के न रहने की कितनी बड़ी कीमत समाज और सरकार चुका रही है। जो काम परिवार के रहते हुए बहुत आसानी से हो जाते थे, उन सबके लिए लोग परिवारों की तरफ देखते हैं। मैंने खुद अकेले स्त्री पुरुष की बड़ी संख्या में यूरोप में देखी है। हो सकता है कि उनके पास सभी सुविधाएं हो, लेकिन उनकी सुनने वाला शायद ही कोई हो। बे जैसे सिर्फ दुनिया से चले जाने के इंतजार में, बे बाजारों, सड़कों और घरों में अकेले दिखाई देते हैं। उनकी मुस्कुराहट में दीनता छिपी दिखती है। बहुत बार भारतीय लोगों को देखकर वे रुक जाते हैं और अक्सर परिवार के बारे में पूछते हैं। वे इसकी तारीफ करते हैं। भारत में पारिवारिक मूल्यों बहुत पुख्ता है। उन्हें यह सच मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ भी परिवार की जड़ें हिल रही हैं। इन दिनों उसे एक शोषणकारी तंत्र की तरह खारिज किया जा रहा है, और अपने देश में बहुत से विमर्शकार परिवारों को स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा संकट मानते हैं। लगता है कि यदि परिवार ना हो तो स्त्रियों के जीवन में से सारे दुख गायब हो जाएंगे। अकेली स्त्री के जीवन को गुलाबी पिक्चर की तरह दिखाया जा रहा है, जबकि जब भी कोई मुसीबत आती है तो परिवार के लोग ही सबसे पहले बचाने दौड़ते हैं। पश्चिम से परिवार की संवेदनशीलता और देखभाल की अवधारणा को भी मूल्य में बदलते हुए इसे केयर इकोनॉमी का नाम दिया गया। यह सोचकर ही हैरत होती है कि एक माँ अपने बच्चे की देखभाल की कीमत आंके, या एक पिता अपने बच्चे के पालन के लिए जो कुछ करता है उसे पैसे से तौले। ऐसी ही अवधारणा ने पश्चिम में परिवार संस्था के परखच्चे उड़ा दिए हैं, और बच्चों की आत्मनिर्भरता के नाम पर उन्हें सिखाया जाता है कि उनका जीवन सिर्फ उन्हीं के लिए है। यही कारण है कि बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं ही परिवार में से पिंड छुड़ा लेते हैं। घर वालों से मिलने आते हैं तो भी कभी कभार। यही नहीं, बीमारी हारी भी में भी बुजुर्ग अक्सर खुद के भरोसे ही होते हैं। और आप देखिए, अफसोस की बात है कि अपने यहाँ भी अब यह चलन खूब देखने को में आ रहा है। बुजुर्ग किसी की जिम्मेदारी नहीं है। पश्चिम में कम से कम उनके लिए सरकार की तरफ से बहुत सी सुविधाएं, लेकिन अपने यहाँ इन बातों का पर शायद ही कोई सरकार पूरी तरह से ध्यान देती हो। और मानवीय गरिमा की रक्षा की बात तो कौन करे। वह पश्चिम जिसमें आजादी के नाम पर न जाने कितने नकारात्मक पाठ दुनिया को पढ़ाए। अगर आज परिवार चला रहा है तो कोई तो बात होगी। हमारे लिए भी यह समय है सबक लेने का है। याद रखिए कि मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। हो सकता है कि कुछ दोस्त अच्छे हों, लेकिन वे हर वक्त आपके लिए नहीं हो सकते। जबकि माता पिता, अन्य परिजन चाहे जितने नाराज हों, वक्त पड़ने पर सबसे पहले हाजिर होते हैं। लेखिका साहित्यकार है, इनका नाम है क्षमा शर्मा। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। अब देखिए, पहले हम लोगों को दादी, नानी, नाना, इन सब की नानी, नाना सबकी कहानियां हम लोग सुनते थे ना, तो हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती उससे सच्चाई की हो, ईमानदारी की हो, वफादारी की हो। हर कहानी में कुछ ना कुछ आप देखते हैं छुपा होता था, एक तरह से निष्कर्ष कह लीजिए, सीख कह लीजिए कुछ। आजकल आप देखिए वो सब गायब होता जा रहा है और हम सबको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे समस्याएं जन्म ले रही हैं। तो परिवार जरूरी है, इस बात को समझ लीजिए। युवावन जीवन यदि एक यात्रा है तो इसमें नित्य नए पड़ाव से साक्षात्कार होना स्वाभाविक है। नई परिस्थितियां नए संघर्षों को आयात करती हैं, जो मनुष्य नवीन संघर्षों के समक्ष आसानी से समर्पण नहीं करते। वे प्रतिदिन को सीखकर अपना एक नया संस्करण तैयार कर रहे होते हैं। ये नया संस्करण सदैव आपके पुराने संस्करणों से बेहतर होता है, क्योंकि इस स्वरूप को ढालने में परिश्रम की आंच से निखरे सोने से व्यक्तित्व ढलता है। शिक्षा, व्यवसाय एवं जीवन के अन्य संघर्षों के समक्ष कभी कभी अपनी रुचि के कार्यों की तिलांजलि देनी पड़ती है। हालांकि यदि जीवन में तनिक भी स्थिरता आने के बाद अपनी रुचि के विषयों को निखारने का थोड़ा प्रयास किया जाए तो मालूम पड़ता है कि कितनी छिपी हुई संपत्ति अपने पास पोटली में बंधी रखी थी। शरीर का ढलना प्रकृति के हाथों में, उस पर हम किसी भी प्रकार के नियंत्रण नहीं साध सकते, किंतु अपने मन को युवा रखने का सबसे आसान उपाय है कि नित्य नवीन चीजों को सीखना, उनमें सिद्धस्त होने का प्रयास करना। आचार्य विनोबा भावे ने कहा है कि जिसने नई चीज सीखने की आशा छोड़ दी वह बूढ़ा है। यदि आप अपने व्यक्तित्व विकास के लिए प्रयास नहीं करते तो आपके आसपास के लोग भी आप में रुचि लेना छोड़ देते हैं। काल के किसी एक खंड में बरसों पुरानी आदतों के साथ अटके रह जाना आपको अकेला कर सकता है। याद रखिए, यदि मशीनों के नए संस्करण ना आए तो नई आवश्यकताओं के अनुसार वे चलन से बाहर हो जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क भी एक मशीन की तरह ही है, जिस नई चीजें सीखकर सदैव युवा और ऊर्जावान रखा जा सकता है। कुछ भी नया सीखने की इच्छा हो तो संसार में अनगिनत विकल्प उपलब्ध है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा।
मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी। आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वह बतौर मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने वाले पहले नेता है। उनकी गिरफ्तारी इसलिए अधिक चकित करती है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग जगह कर यह कहते हुए राजनीति में कदम रखा था कि वह नई तरह की राजनीति करेंगे। शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी के लिए एक हद तक केजरीवाल स्वयं भी उत्तरदायी। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से दिए गए एक के बाद एक 9 समन की अनदेखी की और वह भी बिना किसी ठोस आधार पर। दिल्ली में नई शराब नीति बनाकर घोटाले को अंजाम देने के आरोपों का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल, उनके सहयोगी अपनी सफाई में कुछ भी कहें, इस नीति को लेकर तब संदेह गहराया गया जब घोटाले का शोर उठते ही उसे वापस ले लिया गया। और लोग कह रहे हैं कि अगर सही था तो इसे वापस क्यों लिया था। और आप देखते हैं कि वह भी तब जब वह यह दावा किया जा रहा था कि यह देश की सबसे शराब नीति है। शराब घोटाले में अब तक केजरीवाल के अतिरिक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त घोटाले में शामिल बताए जा रहे दिल्ली सरकार के अधिकारी और शराब कारोबारी भी गिरफ्तार हुए हैं। इसी मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता भी गिरफ्तार हो चुकी हैं। पता नहीं शराब घोटाले का सच क्या है, लेकिन इस तथ्य को ओझल नहीं किया जा सकता है कि गिरफ्तार लोगों को जमानत नहीं मिली है और केजरीवाल को भी नहीं मिली। और मनीष सिसोदिया तो करीब 1 वर्ष से जेल में। एक तथ्य यह भी है कि नई शराब नीति के जरिए शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने और घोटाला किए जाने की बात खुद दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने की थी। और इसी के बाद इस मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी दखल दिया। शराब घोटाले में अभी तक जो लोग भी गिरफ्तार किए गए वो धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किए गए। इस अधिनियम के प्रावधान अत्यंत कठोर है। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार लोगों को आसानी से जमानत नहीं मिलती है और इसी कारण यह आरोप लगता है कि इस अधिनियम के जरिए राजनीतिक विरोधियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इस पर आश्चर्य नहीं है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी के साथ साथ अन्य विपक्षी नेताओं की ओर से भी लगाए जा रहे हैं। भले ही सरकार और ईडी के पास इन आरोपों के संबंध में बहुत कुछ कहने को हो, लेकिन इस केंद्रीय जांच एजेंसी को दिल्ली के शराब घोटाले के साथ अनेक घोटालों की जांच को यथाशीघ्र अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। वास्तव में ऐसा करके ही उन आरोपों से बचा जा सकता है कि मोदी सरकार राजनीतिक कारणों से प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग करने में लगी हुई है। और देखिए, ईडी सीबीआई पर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहते हैं। कहते हैं कि विपक्ष के नेताओं पर क्यों पड़ रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेताओं पर क्यों नहीं पड़ रहे हैं। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि आरोप लगना, आरोप सिद्ध होने में जमीन आसमान का फर्क है। अब अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे हैं, होने दीजिए आरोप सिद्ध। तो मैं कहता हूं कि तब मालूम चलेगा कि इन्होंने कुछ किया या नहीं किया है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और दिल्ली की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है ना। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी। विपक्ष कहता रहता है कि सत्ता पक्ष के नेताओं पर क्यों नहीं जांच होती है, हमारे ऊपर क्यों की जा रही है। या आप देखते हैं कि कोई कांग्रेस का लीडर जब तक कांग्रेस में रहता है तो उस पर जांच रहती है और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाए, सत्ता पक्ष के साथ हो जाए, तो वो क्लीन साफ हो जाता है, मतलब साफ हो जाता है, सब बेदाग हो जाता है। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अब कितना सही है, क्या क्या है, लेकिन इतना कह सकते हैं, देखिए हर मामले में दुरुपयोग की नहीं बात कर रहे हैं हम, लेकिन होता है। जब सत्ता में कांग्रेस रही उसने भी राज्यपालों का दुरुपयोग खूब किया और इस तरह की एजेंसियों का खूब दुरुपयोग किया। इस पर भी आरोप लगते रहते हैं सरकार पर। 4 धाम यात्रा, तो उत्तराखंड में शासन का 4 धाम यात्रा के दौरान वाहनों का किराया नहीं बढ़ाने का निर्णय उचित है। इससे निश्चित रूप से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। अब जरूरत इस बात की है कि 4 धाम यात्रा मार्ग पर यात्री सुविधाओं को व्यवस्थित किया जाए। कारण यह है कि 4 धाम आने वाले श्रद्धालुओं को किराए से उतना असर नहीं पड़ता जितना मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता से। पूर्व में जब भी 4 धाम यात्रा हुई है, श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाओं को लेकर खासी परेशानी हुई है और इनमें स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, रहना खाना, सुगम यातायात, शौचालय, पेयजल शामिल है। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 4 धाम यात्रा को लेकर की गई तैयारियों में इन सभी व्यवस्था पर ध्यान देने की बात कही गई है, लेकिन अभी इस ओर अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए। अब प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई। ऐसे में नए काम नहीं हो सकते हैं। जो कार्य स्वीकृत हैं वे इसलिए गति नहीं पकड़ पा रहे हैं क्योंकि अब कार्मिकी की चुनावी ड्यूटी लग रही है। उनका फोकस अब इन कार्यों पर नहीं है। शासन को इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। विगत वर्षों में यह देखने में मिला है कि 4 धाम यात्रा शुरू होने के कुछ दिन बाद ही व्यवस्था पटरी से उतर जाने लगती है, चाहे वह यात्रियों के पंजीकरण की बात हो या फिर यातायात की। यात्रियों से विभिन्न स्थानों पर निर्धारित से अधिक शुल्क वसूलने की शिकायतें भी आती हैं और यात्रा के चरम पर पहुंचने पर स्थिति यह बन जाती है कि श्रद्धालुओं को रहने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है। कई बार तो उन्हें वाहनों में अथवा खुले आसमान के नीचे रात गुजारने पर मजबूर होना पड़ता है। सरकार व शासन को चाहिए कि वे 4 धाम यात्रा को लेकर गंभीरता दिखाएं, लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सभी तरह की व्यवस्था को दुरुस्त करें ताकि 4 धाम यात्रा सुविधाजनक ढंग से संचालित हो सके। अब आप देखेंगे कि आचार संहिता की बात करें तो जब भी तारीखों का ऐलान होता है उसी के साथ
आचार संहिता लग जाती है और मतगणना तक रहती है। ठीक है, कुछ नियम होते हैं इसमें। लाइलाज नहीं रहेगा एड्स। विश्व में सालाना लाखों लोग HIV एड्स से असामय मौत के मुंह में समा जाते हैं। अभी एड्स का कोई संपूर्ण इलाज नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की को विज्ञानी एड्स के इलाज में एक संभावित समाधान के रूप में देख रहे हैं। जीन एडिटिंग के माध्यम से विज्ञानी HIV के जीनोम को संशोधित करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं ताकि यह रोगी के शरीर में प्रजनन करने की क्षमता खो दे। हाल ही में एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को इस दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। सेल केमिकल बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक शोध में पत्र में उन्होंने यह विश्लेषित किया है कि CRISPR-Cas9 नामक जीन एडिटिंग टूल की मदद से उन्हें संक्रमित कोशिकाओं से HIV को पूरी तरह समाप्त करने में कामयाबी मिली है। हालांकि इंसान के जीनोम में संशोधन करने की तकनीक बेहद विवादास्पद होने के कारण अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में यह प्रतिबंधित है। फिलहाल HIV एड्स को रोकने के लिए ना तो हमारे पास कोई प्रभावी वैक्सीन है और ना ही ART ट्रीटमेंट यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के अलावा कोई विशिष्ट उपचार। इसलिए पिछले लगभग 4 दशक से एड्स प्रगतिशील मानव समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया भर में लगभग 3.77 करोड़ लोग HIV से संक्रमित थे और अब तक इस रोग की रोकथाम के लिए विज्ञानी 30 से अधिक टीके विकसित करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनमें से एक भी सफल नहीं रहा है। और इस असफलता के पीछे एक कारण यह है कि बीते 30 से 40 वर्षों में HIV के कई रूपों में उत्परिवर्तित म्यूटेट हो चुका है, जिसका अभिप्राय यह है कि यह वायरस बेहद तेजी से रूप बदलता है। जब एक परंपरागत वैक्सीन वायरस के एक विशेष रूप पर ही प्रभावी हो सकता है, इसलिए वायरस के भेष बदलने की ही वैक्सीन निष्प्रभावी हो जाता है। HIV से संबंधित अभी जो दवाएं मौजूद है वे इसे फैलने से तो कुछ हद तक रोकती हैं, लेकिन शरीर से वायरस को पूरी तरह खत्म नहीं करती हैं। पहली बार विज्ञानियों ने कोशिका से HIV को काटकर इसे अलग करने का करिश्मा कर दिखाया। हालांकि यह शोध अभी प्रारंभिक चरण में ही है, लेकिन इससे एड्स को भविष्य में जड़ से खत्म करने की एक नई आशा पैदा कर दी है। यह भी पता लगाया जाता है कि यह तकनीक इंसानों के लिए कितना सुरक्षित और प्रभावी है। इसके अलावा जीन एडिटिंग का अन्य उपयोग एड्स के रोगियों के इम्यून सिस्टम को सुधारने में भी किया जा सकता है और जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत बनाया जा सकता है। चलिए भी पढ़ लिया करिएगा, देख लिया करिएगा। अच्छे क्या भी कॉलम देखे जाते हैं, ये भी देख लिया करिएगा। ये परेशानी बड़ी हो रही है, ये विंडो बदलवा के लाए ना, इसलिए आप देखते हैं कि परेशानी हो रही है।